खाऊ तो घूमो नहीं यार। हाँ बात तो सही की है। मेरे भजन लागू था चिंता क्यों करे हैं? मेरे भजन लोग लागू था आज पैसा चिंता लगा कलर लग गया। हाँ तो ये मेरे यार बुढ़ा भाई को राज के चिंता कितना बनता है वो जवान हुए अब तो जवान यार मैं मोटो बन गया। मिलन से कोना डॉक्टर पंडित जी मैंने पंडित को बुलाया है। पंडित तो अपना अधिकार छोड़ेगा। मैंने ये नहीं अंदर जाओ बयान जारी मत करो। देखो गिनती कितनी है बहुत संख्या है। हाँ तो शांति में फायदो है। कापड़ दिन हो जाए मैं दिन कर दला मैं बैठ नहीं यहाँ घर हो चाहे बाहर महिला बिना स्थान पवित्र नहीं हो सकता। सही है एकदम। दूसरी बात कह रहे मैं बैठ नहीं यहाँ नहीं होता है। पंडित जी बैठो मंत्र बोलने के बाद पैर छूना होता है। बराबर 9 है देख लीजिए। 9 स्वरूप है पूरा 9 देवी खड़ी है। 9 स्वरूप है पूरा देख लीजिए। मंटानी बस में जाओ पंडित जी करो जरूरत नहीं है यहाँ जरूरत है। हमारा नोट तो खत्म ही आज प्रभाव है। अभी प्रभाव है भाई कुछ समय तक। अभी कहीं अपन भजन कीर्तन सुन के आते हैं ना तो 2-4 घंटे रहता है दिमाग। लक्ष्मी छोटी बाकी है। गेस्ट करेंगे हाँ गेस्ट करेंगे। दो और दौड़े हंस में जाए दौड़ फिर के देख अब करियो फट हाथ ऊंचो कर दियो। हाथ ऊंचो कर दियो। एक जगह आगे नहीं आगे है बीच में करो दियो भैया। ए चलो नीचे बैठ जा उस्ताद। भारत माता की जोर मत दो रहे मैं पड़ जाऊँ मत सरकार में। डॉक्टर साहब ऊपर लोग डॉक्टर साहब थोड़ा सा नीचे रो रहे हैं। कौन है हमारे ग्रुप का समय हो गया। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सोमस्ते कदंतस्ते कपिलोगजगणक लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु। पंडित जी थोड़ा घूम जाओ। अरे पंडित जी फोटो खिंचाना हुआ ना साइड में पंडित जी फोटो दिखा करिए। संग्राम में संकट जय धर्मेंद्र जी साइड में हो। बोले गणपति महाराज की साइड में साहब धर्मेंद्र जी
हाँ दादा, हाँ वो लाइव केंद्रीय मंत्री बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। भाई मोबाइल दो नहीं जोधपुर से पुणे तो कौन है भाई ने कौन चला के यार थोड़ा सा इन बाहर का नहीं हाँ पंडित जी टाट चमके लगा और के लिए अब इसको काट हो गई। हाँ का देखो देखो पंडित जी पूजा कर रहे हैं और पीछे हो जाओ ये आ गए सर। हाँ ये देखो सर लो पंडित जी अब काम शुरू हो गया हो गया भाई साहब हो गया पीछे हो भाई साहब वो जल्दी दे ना जो ओम स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभायाभ्यंतर सुचि सभायाभ्यंतर सुचि सभायाभ्यंतर सुचि बोले गणपति महाराज की फोड़ दी साहब। हारा 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 तोड़ फोड़ का काम आप वाह ये तो बढ़िया हो गया बैठो भैसा हमारा बेटा ऊपर सभी आधुनिक हमारों से निवेदन है कि कृपया हमारे आज के अतिथि माननीय डेप्यूटी सिंह सबसे पहले हमारे आपका समाज उद्घाटन की शुभ हमारी पता है राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता त्रिपाठी जी, प्रदेश प्रवक्ता रणजीत जी राजपुरी, जिला अध्यक्ष साहब और जितने भी पधारे हमारे अतिथिगण हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पे अपना आसन ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कृपया अपना आसन ग्रहण करें। राष्ट्रीय प्रवक्ता त्रिपाठी जी आसन ग्रहण करें, नवीन जी आसन ग्रहण करें, जिलाधीश जी साथ अपना आसन ग्रहण करें, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। कृपया सभी सभागृह में पधारे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कृपया शांति बना रखें। कृपया आज के इस सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है एक बार पीछे अपना आसन ग्रहण करो। जी बैठ जाओ ये कैसे विजिट बढ़ने कृपया बाहर चले सभी थोड़ा वीडियो बना के रख लिया सभा से बात आप दे दो बस सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि सभा का छोड़कर पीछे के पक्ष में चले जाए। फिलहाल से मीडिया कर्मी उपस्थित रहेंगे, कृपया शांति बनाए रखें। मीडिया के अलावा पंडित जी अब हो गया जोशी जी
एक बार सब मीडिया वालों को आने दो, बाकी कार्यकर्ता पीछे चले जाओ। स्कीम आवे था थोड़े देर इधर आ जाते यार, इधर आ जाते। ये दिखाई ना, ये दिखी नहीं रहे कौन बैठे हैं। बाकी सबको पहला काम ये करो कि जो इस मीडिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपेक्षित नहीं उनको एक बार सबको बाहर भेज दो। जी चलो आप लोग ये काम करो। जितने भी लोग जो यहाँ अपेक्षित नहीं है, एक बार सब लोग बाहर चले जाएंगे। जो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपेक्षित नहीं है वो सब लोग एक बार बाहर चले जाएंगे। नरेश जी, बाहर का मतलब गेट से बाहर है। हाँ, इस गेट से बाहर, ये जो हॉल है इसके गेट के बाहर। हम देखो नहीं बाहर मतलब कहीं पे, बाहर मतलब कहीं हम करा भाई, चालू करा। हाँ, करा बताइए सर माइक से ऑडियो हो जाएगी। मदन जी इधर दे दो। अरे बिना माइक करो, बिना माइक करो, ऑडियो गड़बड़ हो जाती है उससे। 35 मिनट 35। सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे आगामी विधान खोल रहा है और उसी कड़ी में आज जोधपुर में आदरणीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के सांसद माननीय गजेंद्र शेखावत जी, संभाग के मीडिया प्रभारी नवनीत जी, जयपुर से इस संभाग में मीडिया के काम के लिए हम सब का मार्गदर्शन और सहयोग करने के लिए आए हुए आदरणीय मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के मदन जी और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, सभी पत्रकार मित्रों, आज ये मीडिया सेंटर जैसा आदरणीय नवनीत जी ने बताया, इसका शुभारंभ जोधपुर में हुआ है। कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ जोधपुर में प्रारंभ किया। मित्रों, वर्तमान से आज इस परिदृश्य में जब इस राजस्थान के कुशासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से जो निरंतर संघर्ष कर रही थी, कांग्रेस की वर्तमान सरकार के बाइपोलर होने, आपसी विग्रह का शिकार होने के कारण से जिस तरह की चुनौतियां राजस्थान में खड़ी हुई थी और एक छोटे से मतों के अंतर के कारण से आई हुई सरकार जिस तरह से समाज से जुड़े हुए विषय और राजस्थान की प्रगति और शांति व्यवस्था से उदासीन होकर के, उससे विमुख होकर के केवल और केवल कुर्सी बचाने, कुर्सी पर बने रहने या कुर्सी प्राप्त करने के संघर्ष के चलते हुए राजस्थान की 8 करोड़ जनता को पिछले 5 साल में खून के आंसू रोने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजस्थान का हर वर्ग संवर्ग पिछले 5 साल में इस सरकार के विफलता के चलते हुए, सरकार की अकर्मण्यता के चलते हुए, सरकार के उनसे जुड़े हुए विषयों के प्रति प्राथमिकता के अभाव के चलते हुए पूर्ण रूप से उनके जीवन में एक व्यवधान इस दृष्टिकोण से आया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर के और जनता के जिस विश्वास को अर्जित किया, उस विश्वास को लेकर के जनता की जो पीड़ा पिछले 5 साल की, उस पीड़ा को निरंतर पीड़ा के लिए संघर्ष करते हुए उस संघर्ष के रथ पर आरूढ़ होकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के समर में उतरी है,
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सूचियों के माध्यम से अपने प्रत्याशियों को घोषित किया है। अभी कांग्रेस में प्रत्याशी घोषित करने को लेकर के भी वही संघर्ष जो पिछले 5 साल से था वो चल रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सुशासन देने, राजस्थान की महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने और उसके सामने खड़ी हुई चुनौतियों और उनकी उसके सामने खड़े हुए संकट को समाप्त करने, युवाओं के अंधकार में हुए भविष्य को पुनः रोशन करने, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने और राजस्थान को भारत के इस प्रगति की यात्रा में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित देश बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उस परिस्थिति में राजस्थान अपनी संपूर्ण संभावनाओं का दोहन करते हुए राजस्थान उस प्रगति की यात्रा में भारत का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टिकोण से राजस्थान को खड़ा करने के उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज इस चुनाव के समर में उतरी है। सरकार के पास क्योंकि गिनाने के लिए कुछ नहीं है, थोथी घोषणाओं के अतिरिक्त, आधारहीन घोषणाओं के अतिरिक्त, धरातल पर उतारी न गई घोषणाओं के अतिरिक्त सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। केवल आंकड़ों के मकड़जाल में फंसा करके राजस्थान की जनता को एक बार दिग्भ्रमित करने का विफल प्रयास राजस्थान की सरकार वर्तमान में कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये जानते हुए कि पिछले 4.5 साल में वो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप डिलीवर नहीं कर पाए, पिछले 4.5 साल में वो उन्होंने जनता के साथ में, जनता के हर एक वर्ग संवर्ग के साथ में धोखा किया है। ये जानते हुए और पहचानते हुए पिछले 6 महीने से लगातार पहले महंगाई राहत शिविर के नाम पर, फिर महंगाई राहत शिविर में दी गई घोषणाओं के नाम पर और बाद में अभी 7 गारंटियों के नाम पर राजस्थान की जनता को एक बार फिर धोखा देने और एक भुलावे और छलावे में लाने का विफल प्रयास कर रही है। लेकिन क्योंकि राजस्थान की जनता अब इन सब विषयों को ठीक से पहचान रही है और राजस्थान की जनता ने इन सब विषयों को ठीक से समझा भी है, तब राजस्थान की जनता इन कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटियों की हकीकत को जानते हुए अब उनके बुलावे में नहीं आने वाली। मित्रों, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी नेता के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी देके ऐसा राजस्थान में एक नया शगुफा शुरू किया। आखिर के 6 महीनों में उन्होंने आनंद फानंद में अंग्रेजी विद्यालय खोले, बिना किसी तैयारी के खोले। उन विद्यालयों में 58% अध्यापकों के पोजीशंस रिक्त हैं और उसमें जितने भी अध्यापक लगाए गए उनमें से कुछ उंगली पे गिने जा सकने वाले अध्यापकों के अतिरिक्त कोई भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षित प्रशिक्षित भी नहीं। उसने खुद ने भी अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं की और वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं। केवल पोस्टिंग की सहूलियत के आधार पर कुछ लोगों को उस तरह की पोस्टिंग्स दी गई और ऐसा संज्ञान में आया है कि 125 से ज्यादा टीचर्स ने वापस लिख करके कि हम असमर्थ हैं, हमको वापस हिंदी माध्यम में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, ये लिख करके सरकार को अनुरोध किया है बिना किसी फौरी तैयारी के। और दूसरी तरफ जहां भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति, भारत की शिक्षा नीति लेकर के आई, जिस शिक्षा नीति में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो, वैज्ञानिक आधार पर इसका अध्ययन करके। मैं बेशक खुद अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ा हूँ, मेरे परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े, लेकिन उस समय जिस तरह के भारत में हालात थे और जिस तरह के सोच थे, जिस तरह की सरकारें भारत में काम कर रही थी, उनके कारण से समाज में मानसिकता ये थी कि अंग्रेजी माध्यम का अध्ययन ही श्रेष्ठ है। आज जब पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि मातृभाषा में अध्ययन करना श्रेयस्कर है, वो बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए और अधिक अनुकूल है, ऐसे में जब भारत के लिए अनुकूल शिक्षा पद्धति पहली बार देश में बनी और उसमें जब स्थानीय भाषा मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई, तब वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देकर के अपनी अंग्रेजियत की मानसिकता को एक बार फिर उजागर करने का काम किया है। मित्रों, इसी तरह से उन्होंने जो है पिछले साल में, अगर मैं टोटल राजस्थान के स्कूल एजुकेशन के एनरोलमेंट की बात करूं, ये अंग्रेजी विद्यालय खोलने की बात उन्होंने की और विद्यालय शिक्षा को प्रमोट करने की बात की। लेकिन हकीकत ये है कि इस वर्ष में जो वर्तमान का वर्ष है, इस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में टोटल स्टूडेंट्स की नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन 6 लाख घटी है। ये राजस्थान के सरकारी स्कूलों की
विफलता और सरकार की विफलता का एक नमूना है। इसी के अतिरिक्त सरकार ने गोधन गारंटी योजना की घोषणा भी इन 7 गारंटियों के माध्यम से की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पशुधन को, दूध को क्रय करने के साथ साथ में उसके गोबर को भी क्रय करें। मित्रों, मैं आपको इसके परिप्रेक्ष्य में ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गोवर्धन योजना प्रारंभ की, जो योजना भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, जिसका दायित्व मेरे पास है, उसी का एक योजना है। और ये योजना जब हमने 3 साल पहले 2019-20 के साल में प्रारंभ की थी, तब उसमें संपूर्ण स्वच्छता की तरफ हमने गाँव को ले जाने का जो संकल्प व्यक्त किया था कि ODF के बाद में जहाँ हम खुले में शौच से देश को मुक्त कर पाए, उसके बाद में हम देश को संपूर्ण स्वच्छता की ओर लेकर के जाएं। और जब हम संपूर्ण स्वच्छता की चर्चा की थी, तब उसमें गोबर का डिस्पोजल जो है वो ठीक तरीके से हो सके और इस वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सके, कचरे को कंचन में परिवर्तित किया जा सके। इस संकल्प के साथ में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब इस योजना को प्रारंभ किया, हमने देश के सभी राज्यों से आग्रह किया कि हम 500 से ज्यादा CSR में गोवर्धन प्लांट बनाना चाहते हैं, जहां पर मॉडल प्लांट हम क्रिएट करें। और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने पेट्रोलियम कंपनीज के साथ में एक समझौता किया कि हम ऐसे गोवर्धन प्लांट्स में से जो कंप्रेस बायोगैस निकलेगी, CBG निकलेगी, उसको ऑयल कंपनीज एक तय प्राइस पर, जो प्राइस सरकार ने दोनों कंपनियों के साथ में तय की, और वो प्राइस क्रूड के बढ़ने के साथ में उसके साथ में निरंतर बढ़ती रहेगी। उस प्राइस के आधार पर कंपनियां, सरकार की गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां BPCL, HPCL और इंडेन उसको खरीदेगी। अब भारत गैस, इंडेन और HPCL खरीदने का निर्णय करने के बावजूद भी, और उस के लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में प्रत्येक लगने वाले प्लांट पर अंशदान देने और CSR की गारंटी देने के बावजूद भी राजस्थान देश में 21वें नंबर पर है। आज तक भी राजस्थान में कुल मिलाकर के 3 जगह पर कंपनी के साथ में MOU है, निरंतर बार बार बैठक करने के बाद में भी, और पिछले 3 साल से ये कमिटमेंट करने के बाद में कि हमने 33 जिलों में ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। राजस्थान सरकार पैसे को लंबी में जिस तरह से लाखों गायें मृत हुई, पशुपालकों को 40,000 रुपया मुआवजा दिया, 5 से 7,000 रुपए मुआवजा करने के लिए भी उसको रिश्वत दे करके अपने इस 3,500 मुआवजे को प्राप्त करने के लिए कार्यालयों का चक्कर काटने के लिए भी उसको जो है 3,500 रुपए में से आधा पैसा आने जाने में खर्च करना पड़ रहा है। ये पूर्ण रूप से विफल योजना इसी तरह से हुई। राजस्थान की सरकार ने गारंटी देते हुए कहा कि हम फ्री लैपटॉप बांटेंगे और कॉलेज जाने वाले हर विद्यार्थी को फ्री लैपटॉप देंगे। मैंने आप ही के प्रश्न का जवाब देते हुए अनेक बार कहा है कि राजस्थान सरकार ने पिछले 4 साल जो राजस्थान में योजना चल रही थी कि हम अच्छे प्राप्तांक लाने वाले बच्चों को लैपटॉप और iPad जो है उनको पैड देते थे, वो टैबलेट्स और जो है वो लैपटॉप भी पिछले 4 साल में सरकार ने वितरित करने में विफल हो गई। जो सरकार 4 साल तक तय योजना के तहत लैपटॉप और iPad वितरण करने में विफल हुई, वो सरकार जिसके 93,000 विद्यार्थी आज राजस्थान में लैपटॉप और iPad का इंतजार कर रहे हैं, वो सरकार अब एक नया घोषणा का शगुफा लेकर के आई है। चिरंजीवी योजना के तहत भी इसी तरह की घोषणा सरकार ने की है। इस तरह से सरकार लोगों को अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, लोगों को नए भ्रमजाल दिखा करके, नया आईना दिखा करके अब एक बार फिर आकर्षित करना चाहती है। लेकिन राजस्थान की जनता जो एक बार दूध से जली है, वो अब की बार छाछ को भी फूंक फूंक करके पीने वाली है। सरकार बुलावे में, जनता बुलावे में नहीं आएगी। जनता ने तय कर लिया है, प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस की ये वर्तमान सरकार और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से समाज को हिस्सों में बांटने का षड्यंत्र कर रही है, जिस तरह के जो है जातिगत जनगणना का नाम लेकर के जिस तरह से समाज को जहां पहले धर्म के आधार पर बांटा, ऊंचे और नीचे के आधार पर बांटा, गरीब और अमीर के आधार पर बांटा, बोली और भाषा के आधार पर बांटने का पाप और षड्यंत्र जिस कांग्रेस पार्टी ने किया था, अब समाज को जाति के आधार पर बांटने का पाप और षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं आज एक विषय आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि आज राहुल गांधी जी और गहलोत साहब जो इस जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे हैं, वो अपने पिता राहुल गांधी जी और उनकी माता आदरणीय इंदिरा गांधी जी दोनों के वक्तव्य उसमें उठा करके ये इसके ऊपर मनन करें
और समाज को इस बात की जवाब दे कि किस तरह से परिस्थितियां परिवर्तित हुई है कि जहां वो इतनी तेजी से उसका विरोध करते थे, मुखालफत करते थे कि यह समाज को बांटने का और भारत की एकता को विखंडित करने का षड्यंत्र है। आज परिस्थितियां किस तरह से बदली हैं कि वो आज जो है भारत के लिए श्रेयस्कर हो गया है। आप सब मीडिया के मित्रों का एक बार फिर इस नए परिसर में स्वागत करते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। इस महायज्ञ में, जिस महायज्ञ में राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के सम्मान, उनके साथ में हुए धोखे का बदला और राजस्थान के सुनहरे भविष्य, राजस्थान के किसानों को सम्मान, राजस्थान के युवाओं को रोजगार, राजस्थान के महिलाओं को सुरक्षा, राजस्थान के बहुसंख्यक समाज को इस तुष्टीकरण के दंश से बचाने के लिए जो संघर्ष हम कर रहे हैं, जो यज्ञ हमने आहूत किया है, उस यज्ञ में आप सब भी अपनी संविधा की आहुति देंगे, इस अपेक्षा के साथ में आप सबका धन्यवाद और अभिनंदन। तो सर, जिस तरीके से आपने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बात करी, तो क्या जब भाजपा की सरकार अगर प्रदेश में बनती है तो उसको लेकर क्या स्टैंड रहेगा आपका? ये चलेंगे या नहीं चलेंगे? कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने के लिए एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये स्वतंत्रता निश्चित रूप से हो कि अंग्रेजी माध्यम में जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको अंग्रेजी से मोह है, वो पढ़े, लेकिन कम से कम अंग्रेजी विद्यालय के नाम पर धोखा तो न हो। महाविद्यालय के नाम पर राजस्थान में जो 450 कॉलेज खोले गए, जिनमें एवरेज एक कॉलेज में 1000 से लेकर 1400 तक विद्यार्थी हैं, उनमें एक शिक्षक भी एवरेज पूरे नहीं है। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ में खिलवाड़ न हो, केवल राजनीतिक प्रतिलाभ के दृष्टिकोण से राजस्थान के युवाओं और उनके परिजनों, राजस्थान की आने वाली पीढ़ी के साथ में धोखा न हो, इसको सुनिश्चित करने का नहीं, इनका सवाल है कि ये मेरे को इनका सवाल कुछ समझ में भी आ गया, जवाब भी स्कूलें खुली रखेंगे। मैंने आपको पूरा विस्तार से समझाया है कि स्कूलें रहे, लेकिन उनमें एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर रहे। मैंने स्पष्ट कर दिया, शायद आप समझ नहीं पाए। सर, एनसीईआरटी में जो है पाठ्यक्रम में बदलाव की बात है, किसी ने रिपोर्ट देखिए, नई शिक्षा नीति के आधार पर देश का पाठ्यक्रम हम सब जानते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर अंग्रेजों ने अपने लाभ के दृष्टिकोण से जिस तरह की पढ़ाई भारत में होना चाहिए, इस तरह की पढ़ाई की भारत में व्यवस्था की थी। और दुर्भाग्य से भारत के आजाद होने के बाद में जिन सरकारों के समय में जिस मानसिकता के चलते हुए भारत में शिक्षा नीतियां बनी, उसमें कभी आमूलचूल परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से नहीं सोचा गया। भारत में रिसर्च को, भारत में एनालिटिक्स को, भारत में जो है शिक्षा को नए दृष्टिकोण से देखने के नितांत आवश्यकता थी। शिक्षा, भारत की जो शिक्षा पद्धति 2 मूल्यों पर आधारित थी, आप और मैं सब लोग पढ़े। पहली चीज कि भारत में जो हमारी शिक्षा नीति थी, उसका पहला पिलर था कि हम जो जितना ज्यादा जल्दी कैलकुलेट कर सकता है वो उतना ही विद्वान है। मुझे तो बहुत सारी प्रताड़ना मिली है बचपन में, शायद आप लोगों को भी पहाड़े याद करवाने के लिए बहुत सारी डांट पड़ी होगी। कई लोगों को क्लास में पुराने जमाने में होता था कि टीचर सजा देते थे, मुझे तो अक्सर धूप में हाथ ऊंचा करके खड़ा करने की सजा मिलती थी। पहाड़े याद करना, कैपेसिटी टू कैलकुलेट, और दूसरा कैपेसिटी टू रिसाइट, याद करने की क्षमता। जो जितना रट लेगा वो उतना ही जीनियस है, वो सब जगह श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन आज वर्तमान की परिस्थितियों में, तकनीकी में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, अब इनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई। आज जो एनालिटिकली ज्यादा सोच सकता है, जो किसी विषय को 360 डिग्री में किस तरह से सोच सकता है, उस दृष्टिकोण से रिसर्च और नई सोच के साथ में हम कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसी शिक्षा नीति भारत की सरकार ने नई शिक्षा नीति में बनाई है। ये वैज्ञानिक आधार पर बनाई गई शिक्षा नीति भारत के अनुकूल, भारत के हितों के लिए, भारत के लिए बनी हुई पहली शिक्षा नीति है। उसके अनुकूल पाठ्यक्रम में बदलाव निश्चित रूप से होना ही चाहिए। कांग्रेस ये आरोप लगाती है इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है एनसीईआरटी के माध्यम से, जो पुराना। जब यही कांग्रेस पार्टी राजस्थान में महाराणा प्रताप के पन्ने, जिस पर केवल मैं और आप नहीं, राजस्थान के लोग नहीं, हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, भारत का बैठा हुआ दुनिया में कोई भी आदमी जिसके ऊपर गर्व करता है, उसका पन्ना जो सरकार हटाती है, उस सरकार को इस तरह के प्रश्न खड़े करने का अधिकार नहीं है। सर, कांग्रेस का कहना है कि अगर बीजेपी आए तो ओपीएस पर संकट आ सकता है। अभी ओपीएस लागू हो, इसको लेकर के भी अभी तो संकट प्रदेश के जो लोगों के सामने, प्रदेश के कर्मचारियों के सामने खड़ा है। जैसा मैंने कहा कि ये केवल चुनावी घोषणा और चुनाव में लाभ प्राप्त करने की घोषणा के रूप में, एक हथियार के रूप में उन्होंने लिया है।
एक बार कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने घोषणा करने के बाद कांग्रेस की सरकारों ने जो उसमें असमर्थता व्यक्त की है, पहले उसका जवाब देना चाहिए। भारत की सरकार इस विषय के स्थायी समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके उस पर विचार कर रही है, ताकि किसी भी तरह से हमारे किसी भी कार्मिक का जो सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले परिलाभ है उसमें नुकसान न हो। इसका हॉलिस्टिकली रिव्यू करके इसका फॉर्मूला बना करके इस विषय को एड्रेस करने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। सर, राजस्थान में भाजपा आती है तो पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए आपका क्या स्टैंड है? पिछली बार कांग्रेस की देखिए, आप केवल पत्रकारों की सुरक्षा बात करते हैं। मैं प्रदेश में जो 7,200 लोग इस प्रदेश में निरीह लोग जिनको निरापराध थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, ऐसे दलित के बेटे, गरीब के बेटे, किसान के बेटे जो राजस्थान में गैंगवार के चलते हुए, राजस्थान के माफियाओं के आपसी लड़ाई के चलते हुए ऐसे 7,200 लोग जो मारे गए हैं, उनको साक्षी मान करके जिन राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा माताओं बहनों के साथ में दुराचार हुआ, उनके एक एक आंसू को साक्षी मानते हुए उन जो राजस्थान में इस माफिया वार के चलते हुए राजस्थान में जिन लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ी, इस राजस्थान में विभिन्न तरह के माफिया के चलते हुए जिन सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों को उनके रोकने के चलते हुए मौत के घाट उतार दिया गया, उन सब के परिजनों के सबको सामने रख करके शपथ उठा करके कहते हैं कि राजस्थान में केवल पत्रकार नहीं, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए राजस्थान की सरकार काम कर रही है। सर, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में पिछली बार लिखा था ईडी को टिड्डी और कुत्ता के संबोधित किया जा रहा है। एक सवाल और, ईडी को जिस तरीके से संबोधित किया जा रहा है ना, जांच एजेंसी को हल्के शब्दों से संबोधित किया जा रहा है कि टिड्डी आ गई है, कुत्ते आ गए हैं, जो संबोधित का तरीका बदला है कांग्रेस के नेताओं ने। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस कार्रवाई के चलते जो खिसियाट है और कार्रवाई आगे न बढ़े उसको लेकर के का प्रतिकार इतने सुंदर शब्दों के साथ में संवैधानिक दुनिया की किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की सक्सेस कन्विक्शन रेट का नहीं कह रहा हूं, उस संस्थान को जिसने पिछले पूरे 10 साल में जितने केसेज किए हैं अब तक, उन सारे केसेस में केवल 3% केसेज सरकार में काम करने वाले जनप्रतिनिधि या कोई पूर्व जनप्रतिनिधि, कुल मिलाकर के 3% भी केसेस ऐसे लोगों के नहीं है। उस संस्था के लिए इस तरह का शब्दों का उपयोग करना, देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है कि दर्द कहाँ है और टीस कहाँ से निकल रही है। सर, गहलोत साहब क्या